ओके। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को एक बार फिर से मनोहर कुमार का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी टॉपिक की शुरुआत करेंगे। टॉपिक का नाम होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 आप लोग देख चुके हैं। तो आज हम आपको लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, आप ही से बात कर रहे हैं। आ जाइए मेरे साथ, लेक्चर 4 देखेंगे, बने रहिए। लेक्चर 4 सही है। लेक्चर 4 किसका देखेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसका हम कुछ मुख्य बेसिक बातें देख लेते हैं कि भाई साहब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ मुख्य बेसिक बातें क्या क्या होता है वो हम जान लेते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तहत लेक्चर 3 की बात हम बताए थे। तो उसमें बताए थे हाइड्रोकार्बन क्या है, टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ये सारा फंक्शन आप देख चुके हैं पहले से, सही है। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तहत लेक्चर देखते हैं। तो लेक्चर निकल के आता है भाई साहब, आज हम बताएंगे हाइड्रोकार्बन। थोड़ा सा पीछे की जर्नी चर्चा कर लेते हैं। तो हम आपको बताए थे भाई साहब हाइड्रोकार्बन, क्या बताए थे? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटे थे। एक बताए थे बुआरे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक बताए थे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिर बताए थे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है एल्केन, क्या होता है? एल्केन। दूसरा बताए थे एल्कीन। मेरा लेक्चर तीसरा वीडियो देख लीजिए। और बुआरे तीसरा बताए थे एल्काइन, क्या बताए थे? एल्काइन, सही है। तो आप ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का फॉर्मेशन देख लिए होइएगा। इसका फॉर्मूला हम आपको बताए थे, CnH2n+2 होता है, इसका CnH2n होता है, और इसका बताए थे CnH2n-2 होता है, जो कि आपको बेहतरीन तरीका से देखे थे। उसके बाद हम आपको देखे थे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन के तहत हम इसका एल्केन का फंक्शन देखे थे। एल्केन का IUPAC नोमेनक्लेचर सीखे थे, आप लोग होमवर्क पूरा कर लिए होइएगा। कैसे? हम उसमें एल्केन के नोमेनक्लेचर में बताए थे कि भाई साहब अगर कार्बन की संख्या 1 रहेगा तो n के मान 1 हो जाएगा, सही है। अगर कार्बन की संख्या 1 रहे तो n के मान 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम आपको बताए थे कि इसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला बुआरे CnH2n+2 होता है। किसका? एल्केन का। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 रखो। तो CnH2n+H2n मतलब यहाँ क्या हो जाएगा भाई साहब आपको? यहाँ हो जाएगा 1+2। तो CH बुआरे 2 में 1 से गुना करेंगे, 2H4 हो जाएगा। तो बुआरे कार्बन एगो है तो एक कार्बन का नाम हो जाएगा मीथेन। और स्ट्रक्चर की बात करें तो हम आपको बताए थे कार्बन एगो, हाइड्रोजन 4 गो रखेंगे, और ये 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये बेसिकली मुख्य कुछ बेसिक बातें हैं जो हम आपको बताए थे। उसी प्रकार अगर कार्बन की संख्या जैसे जैसे बढ़ाएंगे इनफाइनाइट तक, तो आपको ये कार्बन की संख्या बनते चला जाएगा। एल्केन का प्योर नोमेनक्लेचर उसमें आपको देखने को मिलेगा। अब हम आपको बताएंगे यहाँ पर अगला फंक्शन देखिएगा। आज बेसिक बातें मेरा क्लियर हुआ। आज आपको हम बताएंगे अगला फंक्शन है भाई साहब एल्काइल। क्या है? एल्काइल। यहाँ पे मेरे साथ बने रहो। टॉपिक का नाम है एल्काइल, सही है। तो एल्काइल आज हम सीखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर 4 में। कितने? लेक्चर 4 में आज सीखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंक्शन। तो लेक्चर 4 में हम देखते हैं भाई साहब क्या निकल के आता है। तो लेक्चर 4 में देखिएगा एल्काइल किसे कहते हैं। तो केमिस्ट्री कहता है पहले तोड़ो फिर जोड़ो फिर बोलो। तो बुआरे एक कति आ जाएगा ALK, एक कति आ जाएगा भाई साहब YL, मतलब एक साइड आ जाएगा एल का, एक साइड आ जाएगा YL। अब एल्क YL, एल्क YL, एल्काइल। तो एल्क जो होता है वह होता है बुआरे वर्ड रूट। क्या होता है? वर्ड रूट। और बुआरे इसको हम बताए थे ये होता है आपका सफिक्स। लेकिन जनरली केस में लोग चेंजिंग भी कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के तहत हुआ हो कई बार 2018 में जाके पलट दीजिएगा, 2017 में जाके पलट दीजिएगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है BSEB के हिसाब से। किसके हिसाब से? BSEB है ना, बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के तहत पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है सो देख लीजिए। कहता है बुआरे जनरल फार्मूला ऑफ, जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला ऑफ, जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइल। कोई आपसे पूछेगा एल्काइल का जनरल फार्मूला क्या होता है,
तो एल्काइल का जनरल फार्मूला होता है CnH2n + 1 फ्री बॉन्ड। सही है, ये एल्काइल का फार्मूला होता है। तो हम इसको बोलते हैं भाई साहब जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइल, मतलब एल्काइल का सामान्य सूत्र। नहीं, तो एल्काइल का सामान्य सूत्र देखते हैं भाई साहब। तो यहाँ पे ये जो फ्री बॉन्ड देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री बॉन्ड। क्या बोलते हैं, फ्री बॉन्ड। यहाँ पे देखिएगा CnH2n और यहाँ +1 है। कैसे प्रूफ होगा, तो हम प्रूफ आगे करेंगे। क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे आगे। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। देखो चलो आओ, हम क्या लिखे सो समझो भाई साहब। हम यहाँ पे फंक्शन के तहत हम लिखे हैं एल्काइल। क्या लिखे थे, एल्काइल, है ना। तो पहले आप लोग स्टार दे के लिखेंगे एल्काइल। एल्काइल का डिफिनेशन लिख लीजिए, एल्काइल, है ना, एल्काइल। तो एल्काइल का डिफिनेशन क्या होता है सो समझ लीजिए। एल्काइल का डिफिनेशन क्या होता है समझ लीजिए भाई साहब। एल्काइल का डिफिनेशन होता है बोरे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लिखो, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन डिस्प्लेस फ्रॉम 1 हाइड्रोजन डिस्प्लेस फ्रॉम एल्केन। एल्केन इज कॉल्ड एल्काइल। सही है, यानी कि कहने का मतलब है बुआ रे, एल्केन पर से एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, गायब कर देते हैं। किस पर से, तो फ्रॉम एल्केन। एल्केन पर से बुआ हो, एल्केन पर से एक हाइड्रोजन को हम लोग क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। इज कॉल्ड कहलाता है एल्काइल। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मतलब कहने का अर्थ है, हमारी बातों को सुनिए, 1 हाइड्रोजन डिस्प्लेस फ्रॉम एल्केन, मिसिंग फ्रॉम एल्केन, मतलब एल्केन पर से एक हाइड्रोजन को हम डिस्प्लेस कर देते हैं, गायब कर देते हैं। इज इक्वल क्या कहलाएगा, एल्काइल। हाँ जी, आप ही से बात कर रहे हैं। चलो अब देखो भाई साहब, एल्काइल है तो अभी डेफिनेशन में सर जी क्या बताए हैं कि ये एल्केन है। क्या है, एल्केन है। और सर जी बोले हैं कि इस एल्केन पर से एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए, तो एल्केन किस में बदल जाएगा, एल्काइल में। तो देखो कैसे बदलता है। एल्केन का फॉर्मूला होता है भाई साहब CnH2n + 2 होता है। इसी पर से एक हाइड्रोजन को आप हटा रहे हैं, तो यहाँ Cn तो रहेगा ही, H2n + 2 जो है +2 है, एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो +1 होगा, और जो हटता है वह फ्री बॉन्ड दे के डोनेट करते हैं। तो ये आपका एल्केन का फॉर्मूला है। किसका, एल्केन का फॉर्मूला है, और ये बन जाएगा एल्काइल का फॉर्मूला। तो सर जी क्या डिफिनेशन में लिखाए हैं कि 1 हाइड्रोजन डिस्प्लेस फ्रॉम एल्केन, मतलब इस एल्केन पर से एक हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, गायब कर देते हैं। इज इक्वल क्या कहलाता है भाई साहब, तो इज इक्वल कहलाता है एल्काइल। सही है। अब एग्जाम्पल स्वरूप हम कुछ टर्म देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, जैसे हम आपको बताए हैं भाई साहब मीथेन। क्या बताए हैं, मीथेन। तो भाई साहब मीथेन पर से एक हाइड्रोजन को यदि आप हटाते हैं, तो मीथेन पर से एक हाइड्रोजन हटाइएगा तो ये कथी में तब्दील हो जाएगा, मिथाइल में। सही है। अब मीथेन का फॉर्मूला हम आपको सिखाए हैं। क्या सिखाए हैं, CH4 जो होता है मीथेन का फॉर्मूला होता है। इस पर से एक हाइड्रोजन हटाइए तो CH3 अब फ्री बॉन्ड आ जाएगा। तो ये आपका मीथेन का फॉर्मूला है, और ये आपका किसका फॉर्मूला आ गया भाई साहब, तो ये मिथाइल का फॉर्मूला है। उसी प्रकार से हम अगला फंक्शन देख लेते हैं, आगे का नेक्स्ट फंक्शन। जैसे यहाँ पर देखो भाई साहब, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देगा आपको दूसरा एग्जाम्पल हम आपको दे दिए। मान लेते हैं ईथेन है। क्या है, ईथेन है। तो ईथेन पर से एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, गायब कर देते हैं, तो ईथेन कथी में बदल जाएगा, इथाइल में बदलेगा। तो ईथेन का फॉर्मूला हम आपको पहले से बताए हैं कि CnH2n + 2 होता है। तो इसके आधार पर ईथेन के तोड़े थे तो कार्बन 2 गो, हाइड्रोजन 6 गो होता है। नहीं, तो बुआरे ईथेन पर से इथाइल का फॉर्मूला किस में तब्दील हो जाएगा, CnH2n + 1 और फ्री बॉन्ड में तब्दील हो जाएगा। तो बुआरे कैसे, तो एक हाइड्रोजन हटाने पर, तो बुआरे इस पर से एक हाइड्रोजन अगर आप हटा देते हैं तो C2 और H5 हो जाएगा और एक फ्री बॉन्ड रहेगा। तो इथेन से क्या बन जाएगा, इथाइल। उसी प्रकार से आप दूसरा एग्जाम्पल देखते थे आसानी से। तीसरा एग्जाम्पल है,
जैसे आप देखिए यहाँ पे प्रोपेन, क्या देखे हैं, प्रोपेन, तो प्रोपेन पर से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे, तो प्रोपेन पर से एक हाइड्रोजन हटाएंगे भाई साहब, तो ये किस में तब्दील हो जाएगा, प्रोपाइल में। तो प्रोपेन पर से एक हाइड्रोजन को आप हटा दिए तो प्रोपाइल में, तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होगा, तो प्रोप मतलब कार्बन कै गो, 3 गो, एन लगा हुआ है तो दुगुना करके 2 जोड़ देंगे, तो 3 दूना 6 2 8, मतलब हाइड्रोजन 8 गो हो गया। इसी पर से एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं तो कार्बन 3 गो रहेगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 7 गो, क्योंकि एक हाइड्रोजन हट गया है। आज जो हटता है इसको बार बार हम बोल रहे हैं फ्री बॉन्ड। ये जो साइन है यह किसका साइन है, तो ये जो साइन है बुआरे फ्री बॉन्ड का साइन है। किसका साइन है, फ्री बॉन्ड का। तो सर जी क्या बोले हैं कि वन हाइड्रोजन डिस्प्लेस फ्रॉम एल्केन इज इक्वल क्या कहलाएगा, एल्काइल। तो बुआरे प्रोपेन से प्रोपाइल बनाए हैं, तो उसी प्रकार से अगला फंक्शन देखेंगे, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं, आ जाओ आ गया। देखने से मिलेगा मीथेन से मिथाइल, एल्केन से एल्काइल टर्म आपको देखने को मिलेगा। मीथेन से मिथाइल देखे। अब देखो बुआरे अगला टर्म है चौथा, क्या टर्म है, चौथा टर्म है बुआरे ब्यूटेन है, क्या है, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन पर से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, तो ब्यूटेन पर से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये ब्यूटाइल बन जाएगा। अब ब्यूटाइल बनेगा तो ब्यूटेन का फॉर्मूला C4 4 दूना 8 2 10 होगा। एक हाइड्रोजन हटाओ तो एक हाइड्रोजन को आप डिस्प्लेस करते हैं तो C4H9 और फ्री बॉन्ड रह जाएगा, तो ये ब्यूटेन से ब्यूटाइल हो गया। उसी प्रकार से पांचवा टर्म देगा C5H12, तो बुआरे C5H12 पर से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो आपको क्या आ जाएगा भाई साहब, तो आपको आ जाएगा C5H11 फ्री बॉन्ड, H11 है ना, H11 है। तो इसका बोलते बुआरे ये C5H12 है ना, तो इसको बोलते हैं पेंटेन, क्या बोलते हैं, पेंटेन। और पेंटेन पर से एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा भाई साहब पेंटाइल। उम्मीद करते हैं 5 टर्म हम आपको बताए हैं और सारा फंक्शन आपको समझ में आएगा, देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे देखो पेंटेन से हम पेंटाइल बनाए हैं। अगर मान लेते हैं आपको डेकेन दे दिया है, क्या दे दिया है, डेकेन, तो डेकेन पर से 1 हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा भाई साहब, तो 1 हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे ना भाई साहब तो आपका बन जाएगा डेकाइल। देखो डेकाइल, सही है। अब डेकेन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डेक 10 कार्बन का होता है, तो 10 दूना 20 और 2 22, H22 हो जाएगा। और इस पर से एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करो तो C10, अब वाले H क्या हो जाएगा 21 और फ्री बॉन्ड रह जाएगा, तो डेकेन से डेकाइल तब्दील हो जाएगा, सही है। अब हम उम्मीद करते हैं आपका जो IUPAC नोमेनक्लेचर है क्लियर हो गया। उसी प्रकार से हम आपको बताए हैं पेंटेन से पेंटाइल, हेक्सेन से हेक्साइल हो जाता है। उसी प्रकार से आपका बुआरे डेकेन से क्या आ जाएगा, डेकाइल। अब अगला फंक्शन आप देख सकते हैं, जैसे बुआरे पेंटा डेक है, हेक्सा डेक है, अगला टर्म इसी तरह से आपका बनता चला जाता है। लेकिन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर में भाई साहब आपको बता दे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर के तहत आपको जो R जो फंक्शन होता है वह एल्काइल ग्रुप होता है। कौन ग्रुप होता है, एल्काइल। और इस R के जगह पर यही फंक्शन होगा, जैसे CH3 रहेगा फ्री बॉन्ड, तो बुआरे एक का नाम हो जाएगा मिथाइल, क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल। उसी प्रकार से जैसे देखो C2H5 और फ्री बॉन्ड रहे तो एक का नाम हो जाएगा भाई साहब इथाइल, क्या नाम हो जाएगा, इथाइल। जैसे C3H7 और 4 फ्री बॉन्ड रहे तो एक का नाम हो जाएगा प्रोपाइल। तो भाई साहब जब भी हम एल्काइल समूह की चर्चा करें, किसकी चर्चा करें, एल्काइल समूह की, तो आप समझ जाएंगे कि एल्काइल समूह पर इसी एल्काइल समूह में से कोई फंक्शन आता है। उम्मीद करते हैं ये टर्म आपको समझ में आ गया होगा। अगला फंक्शन उम्मीद करते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप नोट करेंगे, आपको बेहतरीन तरीका से समझ में भी आ जाएगा, सही है। चलिए नोट कर लिए, बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहे होंगे। आपको एल्केन से एल्काइल ग्रुप समझ में आ गया है। अब हम आपको सिखाएंगे बुआ हो एल्काइल ग्रुप यदि आप सीख लिए हैं तो अगला फंक्शन हमारे साथ बने रहेंगे। अगला फंक्शन हम आपको सिखाएंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। हाँ जी मेरे साथ बने रहो, स्टार दे के लिखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, सही है। वो हो एक हिंदी होता है एल्केन का नोमेनक्लेचर, एल्केन का नोमेनक्लेचर। तो भाई साहब नोमेनक्लेचर हम समझते हैं, एल्केन का नामकरण। तो बुआरे नोमेनक्लेचर 2 प्रकार के होता है, सही है। देखो ध्यान से,
कोई पूछेगा नोमेनक्लेचर कितने प्रकार के होते हैं, तो बुआरे नोमेनक्लेचर 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान से समझो। नोमेनक्लेचर 2 प्रकार के होते हैं बुआरे। एक साइड लिखते हैं बुआरे कॉमन नेम, क्या नेम होता है? कॉमन नेम, सही है, कॉमन नेम। और दूसरे साइड होता है भाई साहब IUPAC नेम, IUPAC नेम, सही है। कॉमन नेम के भाई साहब बोलते हैं ट्राइबल नेम, क्या बोलते हैं? कॉमन नेम का और करके दूसरा नाम होता है बुआरे ट्राइबल नेम, क्या बोलते हैं? ट्राइबल नेम। IUPAC करके और करके दूसरा नाम होता है बुआरे बेस नेम। कौन नेम होता है? बेस नेम। IUPAC नोमेनक्लेचर के तहत नोमेनक्लेचर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, कॉमन नेम, IUPAC नेम। कॉमन नेम का होता है उपनाम ट्राइबल नेम, IUPAC नेम के उपनाम होता है बुआरे बेस नेम। तो उम्मीद करते हैं आपका कॉमन नेम समझ में आ रहा होगा। और IUPAC नेम, कॉमन नेम जो होता है इट इज नॉट बेस्ड ऑन रूल। अगर इसके बारे में अगर नोट देखा जाए बुआरे तो इट इज नॉट बेस्ड ऑन रूल, बेस्ड ऑन रूल मतलब कहने का अर्थ है यह नियम पर आधारित नहीं होता है। वर इट इज नॉट बेस्ड ऑन रूल। और बेस नेम की चर्चा करें भाई साहब, तो बेस नेम की जो चर्चा करते हैं तो लिखेंगे इट इज बेस्ड ऑन रूल, इट इज बेस्ड ऑन रूल। कहने का अर्थ है भाई साहब यह जो फंक्शन है यह नियम पर आधारित है, यानी कि यह नियम पर आधारित नहीं है। यानी कि कहने का अर्थ है भाई साहब ये जो आप कॉमन नेम देख रहे हैं, कॉमन नेम जो फंक्शन देख रहे हैं यह नियम पर, इसका कोई नियम नहीं होता है। और IUPAC नेम का क्या भाई साहब होता है? तो रूल्स होता है। क्या होता है? रूल्स होता है। तो सबसे पहले हम बिना रूल्स वाला फंक्शन को जानते हैं, फिर हम रूल्स वाला फंक्शन को जानेंगे, सही है। उम्मीद करते हैं आप मेरे साथ बने रहे। कॉमन नेम और IUPAC नेम, तो बुआरे हम लिखेंगे कॉमन नेम। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कॉमन नेम। थोड़ा सा आगे इसको कर लो। अभी हम बताएं बुआरे स्टार दे करके कॉमन नेम, कॉमन नेम, सही है। देखिए कॉमन नेम क्या होता है? कॉमन नेम को तो हम अभी तो आपको बताए थे कि इसका दूसरा नाम होता है ट्राइबल नेम। लेकिन हम आपको बता दें जैसे मेरा नाम मुरली सर है कि नहीं, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन से देखा जाए क्रिएटिविटी के आधार पर तो सर्टिफिकेट पे मेरा नाम है मनोहर कुमार और रिंग बांध पर प्रचलित है मुरली सर। आप लोग हमको किस नाम से जानते हैं? मुरली सर। तो मुरली सर मेरा कॉमन नेम हो गया। और रियल नेम क्या हो गया? तो रियल नेम हो गया आपका मेरा मनोहर कुमार। तो उसी प्रकार से IUPAC नोमेनक्लेचर का बुआरे 2 फंक्शन होता है, एक IUPAC नाम फंक्शन होता है और एक होता है कॉमन नेम। तो कॉमन नेम का रूल कोई नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसका बेस्ड ऑन रूल पर माना जाता है। कैसे? जैसे हम देखते हैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखते हैं रूल्स का फंक्शन लिखते हैं। देखो रूल्स लिखते चलो ताकि आपको समझ में आएगा भाई साहब। तो रूल्स क्या है? एक्स एलकेन हम कब लिखेंगे? एन एलकेन, सॉरी एक्स की जगह पर हम एन लिखेंगे, एन एलकेन, सही है, एन एलकेन। तो एन एलकेन हम कब लिखेंगे भाई साहब? ध्यान से समझेंगे। इफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आर प्रेजेंट, कार्बन चेन आर प्रेजेंट। बुआ हो सिर्फ कार्बन की लंबी श्रृंखला उपस्थित होगा तो हम एन एल्केन लिखेंगे, सही है, एक नंबर। दूसरा नंबर में क्या होता है? आइसो एल्केन। क्या होता है? आइसो एल्केन। बुआ हो इफ, एक रूल क्या होता है कि इफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आर प्रेजेंट, इफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आर प्रेजेंट वन सब्सटीट्यूएंट, आर प्रेजेंट वन सब्सटीट्यूएंट, सही है। यदि कार्बन के लंबी श्रृंखला में एक सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट रहेगा तब वह क्या लिखेंगे? आइसो एल्केन। तीसरा टर्म है भाई साहब नियो एल्केन। क्या है? नियो एल्केन, सही है। तो नियो एल्केन कब लिखेंगे? तो इफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आर प्रेजेंट इन टू सब्सटीट्यूएंट, कार्बन के लंबे श्रृंखला में 2 सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट रहेगा ना भाई साहब, तो नियो एल्केन लिखेंगे। कौन एल्केन लिखेंगे? नियो एल्केन। यहाँ पे समझिए
इफ यदि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कार्बन की लंबी श्रृंखला आर प्रेजेंट उपस्थित हो तो एन एल्केन लिखेंगे। कार्बन की लंबी श्रृंखला हो तो एन एल्केन, कार्बन की लंबी श्रृंखला के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, शाखा आ जाए, तो हम लिखेंगे आइसो एल्केन। फिर कार्बन के लंबी श्रृंखला के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट ऊपर और एक सब्स्टिट्यूएंट नीचे, उसके अलावे कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट नहीं रहेगा, तो भाई साहब लिखेंगे नियो एल्केन। कई बार ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन टकराया है। उम्मीद करते हैं आप मेरे साथ बने रहेंगे, आप बहुत आगे जाएंगे। सही है। देखो भाई साहब, हमारी बात को समझ पा रहे हैं। सर्वप्रथम क्या होता है कि कार्बन की लंबी श्रृंखला प्रेजेंटेशन होगा तो हम एक्स एल्केन लिखेंगे, एन एल्केन। किसके तहत? तो हम आपको कॉमन नेम के तहत, ट्राइबल नेम के तहत बता सकते हैं। अगर दूसरा फंक्शन दिया हुआ है आइसो एल्केन, तो आइसो एल्केन कब लिखेंगे? यदि कार्बन के लंबी श्रृंखला में एक के अलावा कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं रहेगा तो आइसो एल्केन लिखेंगे, और कार्बन की लंबी श्रृंखला में दो के अलावा कोई तीसरा सब्स्टिट्यूएंट उपस्थित नहीं रहेगा तो नियो एल्केन लिखेंगे। उम्मीद करते हैं हमारी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। अब जैसे देखिए फंक्शन यहाँ हम दिखाने का प्रयास करते हैं। देखो जैसे एग्जाम्पल हम आपको पेश करते हैं। एग्जाम्पल देखो, एक नंबर में जैसे CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है और CH3 है। सही है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम उसी प्रकार से देते हैं। जैसे CH3 है, CH है, CH3 है, CH2 है, CH2 है और CH2 है, CH3 है। सही है। और तीसरा फंक्शन देखो उसी प्रकार से, तीसरा फंक्शन CH3 है, C है, CH3 है, CH3 है, फिर CH2 है, CH2 है और CH2 है, CH3 है। सही है। अब देखो भाई साहब, इसका हम नोमेनक्लेचर करते हैं। इसको थोड़ा सा छोट करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा से दिखेगा। हाँ जी, आओ एग्जाम्पल पेश हो गया आपके पास। नहीं, अब आ जाओ, हम ये जो फंक्शन लिखे हैं इसका नोमेनक्लेचर सिखाते हैं। किसके तहत? तो ट्राइबल नेम के तहत और कॉमन नेम के तहत। तो सर क्या बोलते हैं कि इफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आर प्रेजेंट, यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला होगा तो इसके लिए रूल होता है। इसके लिए रूल क्या होता है? बारे एक्स एल्केन, मतलब एन एल्केन लिखने का। नहीं, तब वारे एन के तो हम एन रहने देंगे। कै गो टोटल कार्बन है? ये कार्बन की लंबी श्रृंखला है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुन लिए, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन है। तो एल्केन के जगह पर बुआरे क्या हो जाएगा? पेंटेन, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम हो जाएगा एन पेंटेन। उसी प्रकार से इसको देखो बुआरे, ये कार्बन के लंबी श्रृंखला के साथ इसमें सब्स्टिट्यूएंट की संख्या एक आ गया। तो रूल्स बताया है कि इफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आर प्रेजेंट, है ना, विथ वन सब्स्टिट्यूएंट, कार्बन की लंबी श्रृंखला के साथ एक शाखा आ जाए ना, तो उसके लिए रूल होता है भाई साहब आइसो। क्या लिखते हैं? आइसो एल्केन होता है। तो आइसो एल्केन होता है तो भाई साहब आइसो को आइसो फंक्शन रहने देते हैं। टोटल क्या कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7। तो बुआरे 7 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन। क्या हो जाएगा? हेप्टेन। तो बुआरे अगर कार्बन के लंबे श्रृंखला के साथ एक शाखा आ जाए तो हेप्टेन हो जाएगा, मतलब आइसो हेप्टेन। उसी प्रकार से ये फंक्शन देखो, पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुन लिए हैं, आई एम राइट। फिर हम सब्स्टिट्यूएंट को देखे हैं, तो कार्बन की लंबी श्रृंखला के साथ सब्स्टिट्यूएंट का फंक्शन क्या गो है? दो ठो है। तो उसके लिए रूल्स होता है भाई साहब नियो एल्केन। क्या होता है? नियो एल्केन। पहले होता है भाई साहब एन एल्केन, फिर आइसो एल्केन, फिर नियो एल्केन। तो बुआरे नियो का तो फंक्शन नियो ही रहने देंगे। एल्केन का जो फंक्शन है 1 2 3 4 5 6, बुआरे 6 2 8, बुआरे इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेन। क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। तो इसका कोई रूल नहीं है, लेकिन इसका भी रूल रेगुलेशन का फंक्शन का पालन करना पड़ता है। लेकिन हम पहले ही बताए हैं इट इज नॉट बेस्ड ऑन रूल, मतलब इसका कोई रूल है नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये IUPAC नोमेनक्लेचर के तहत ये फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा कि इट इज नॉट बेस्ड ऑन रूल। सही है। अगला फंक्शन हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल के साथ। आइसो एल्केन, नियो एल्केन लिखा गया है। अब IUPAC नोमेनक्लेचर सिखाएंगे। किसका सिखाएंगे? IUPAC नोमेनक्लेचर। बने रहो मेरे साथ। चलो आओ स्टार देख के लिखेंगे भाई साहब। अब IUPAC नोमेनक्लेचर है। क्या है? IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर है। सही है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर देखेंगे, ध्यान से मेरे साथ बने रहो।
तो आईयूपीएससी का हिंदी होता है बुआरे आईयूपीएससी, नोमेनक्लेचर का हिंदी होता है नामकरण। तो बहुत सारे बच्चे के सवाल फंसा रहता है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में। हाँ जी, आज मैं लेक्चर 4 में कॉमन नेम और आईयूपीएससी नेम सिखा रहे हैं, मेरे साथ बने रहो। बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं मेरे साथ इसी तरह से बने रहो। कहते हैं मेरे भाई सुनिएगा कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। हाँ जी, आप ही से बात कर रहे हैं। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आपको हम आज आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर सिखा रहे हैं, लेक्चर 4 देखना ना भूले। सही है, लेक्चर 4 में आ जाइए आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर सीखने से पहले कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है, उसको जान लेते हैं। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। अब आ गया आपका आईयूपीएससी, नहीं तो आपको आईयूपीएससी का पहले हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। क्या जान लेंगे? फुल फॉर्म आईयूपीएससी। तब आई का मतलब होता है इंटरनेशनल। क्या होता है? इंटरनेशनल। उम्मीद करते मेरे साथ आप बने रहेंगे। अच्छा, यू का मतलब होता है यूनियन। क्या होता है? यूनियन। पी का मतलब होता है बुआरे प्योर। क्या होता है? प्योर। ए का मतलब होता है बुआरे अप्लायड। क्या होता है? अप्लायड। अप्लायड मतलब लागू करना। सी का मतलब होता है भाई साहब केमिस्ट्री। वर्ड मीनिंग तो ठीक कर लेंगे आप लोग, सही है, ध्यान से समझो। इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय। क्या होता है भाई साहब? अंतरराष्ट्रीय होता है। इंटरनेशनल का मतलब अंतरराष्ट्रीय। यूनियन का हिंदी होता है संघ। क्या होता है? संघ। प्योर का हिंदी होता है शुद्ध। क्या होता है? शुद्ध। आप कॉपी पेन लेकर के बैठे, सही है। अच्छा, अगला फंक्शन देखो, अप्लाइड मतलब होता है लागू करना। क्या करना? लागू करना। मतलब किसी के फंक्शन के तहत हम लागू करते हैं। और केमिस्ट्री का मतलब होता है भाई साहब रसायन शास्त्र। क्या होता है? रसायन शास्त्र। उम्मीद करते मेरे साथ इसी तरह से बने रहो, समझ में आ जाएगा। पहले आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का फुल फॉर्म लिखो। वाह हो, आईयूपीएससी का फुल फॉर्म लिखो अब सब आदमी। हाँ जी, हो गया। तो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के तहत इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री। तो इसको अगर आईयूपीएससी को अगर एक साथ लिखा जाता है भाई साहब, तो लिखने की बारी आती है तो ऐसे लिखते हैं, इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री। क्या लिखते बुआरे? अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री। अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री। ध्यान से समझिए क्या लिख रहे हैं हम। बुआ हो, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर क्लियर हो गया। देखो, आई का मतलब होता है भाई साहब इंटरनेशनल। इंटरनेशनल मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय। यू मतलब होता है यूनियन। यूनियन मतलब होता है संघ। पी मतलब होता है प्योर। प्योर मतलब होता है शुद्ध, शुद्धता। ए मतलब होता है अप्लायड। अप्लायड मतलब होता है लागू करना। सी मतलब होता है भाई साहब केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मतलब होता है रसायन शास्त्र। तो इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री। उम्मीद करते हैं आईयूपीएससी का नोमेनक्लेचर का फंक्शन आप लोग के क्लियर हो गया होगा। अब है बोरे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। क्या है? आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। तो बोरे इसका आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन का फंक्शन जानते हैं नहीं? तो अगला फंक्शन देख लीजिए, स्टार दे के लिखेंगे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। एल्केन का आईयूपीएससी नामकरण। एल्केन का आईयूपीएससी नामकरण। तो एल्केन के आईयूपीएससी नामकरण बारे हम पहले बताए हैं कि इट इज बेस्ड ऑन रूल। इट इज बेस्ड ऑन रूल। बेस्ड ऑन रूल। बुआ हो, इट इज बेस्ड ऑन रूल सर्वप्रथम बुआ रे यह नियम पर आधारित होता है। कॉमन नेम का हम कोई रूल नहीं बताए थे। कॉमन नेम का कोई रूल नहीं होता है, लेकिन बुआ रे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, एल्केन का रूल होता है। इट इज बेस्ड ऑन रूल। यह नियम पर आधारित होता है।
बोले यह नियम पर आधारित होता है, यह नियम पर आधारित होता है। तो इसका रूल्स क्या होता है सो समझिए। तो रूल्स में हम दिखाते भाई साहब, रूल्स लिखेंगे फर्स्ट, लिखते चलिए तो उम्मीद करते आपको समझ में आएगा। तो रूल्स फर्स्ट क्या कहता है सो सुनो, कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई RFPD ऑन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, RFPD ऑन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सही है, कार्बन चेन। यानी कि बुआरे देखा जाए तो सर जी बताए हैं सर्वप्रथम कार्बन की पहली लंबी श्रृंखला को चुनते हैं। फर्स्ट सर्वप्रथम ऑफ ऑल अप्लाई, हम इस सभी में लागू करते हैं RFPD ऑन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुनते हैं, पहला नियम कहता है। तो आपको मन में सवाल चलता होगा कि सर ये RFPD क्या है, तो पहले RFPD का पहले आप फुल फॉर्म लिख लीजिएगा तब ये क्लियर होगा। R का मतलब होता है बुआरे रूल्स, क्या होता है रूल्स। F का मतलब होता है फॉर, P का मतलब होता है पॉइंट, रूल्स फॉर पॉइंट, और D का मतलब होता है भाई साहब डिफरेंस, क्या होता है डिफरेंस, रूल्स फॉर पॉइंट डिफरेंस। RFPD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रूल्स फॉर पॉइंट डिफरेंस होता है। तो रूल्स फॉर पॉइंट डिफरेंस क्या होता है, तो जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल पेश करते हैं, एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल थोड़ा समझिएगा, इसको शॉर्ट करते हैं। देखो आ जाओ, हाँ जी चलो। अब हम बोले हैं एग्जाम्पल पेश करते हैं, जैसे ये CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है और CH3 है, और इसका कहेगा IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए। तो सर क्या बोले हैं कि सर्वप्रथम कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुनते हैं, है ना। तो बुआरे यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई RFPD। अब RFPD क्या होता है, तो रूल्स फॉर पॉइंट डिफरेंस। तो देखो भाई साहब यहाँ और यहाँ के बीच में कुछ ना कुछ पॉइंट डिफरेंस है, इसके बीच में कुछ ना कुछ पॉइंट डिफरेंस है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पॉइंट डिफरेंस है। तो रूल्स फॉर पॉइंट डिफरेंस के तहत पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनते हैं, और लंबी श्रृंखला चुनने के बाद यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो डायरेक्ट नोमेनक्लेचर कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। और 6 कार्बन के लिए हम आपको बताएं हेक्स होता है और A यानी लगा देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। क्या हो जाएगा हेक्सेन। पहला रूल मेरा क्लियर हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई RFPD ऑन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मतलब सर्वप्रथम कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुनते हैं। चलिए रूल सेकेंड लिखेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन इन विच, है ना, वी सेलेक्ट द सब्स्टिट्यूएंट ऑन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सही है। लिखिए मेरे भाई साहब IUPAC नोमेनक्लेचर का रूल दूसरा, और रूल दूसरा लिखते चलो ताकि समझ में आएगा। वो हो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, लिखो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, IUPAC nomenclature of alkane in which we select the substituent, we select the substituent on alphabetical order, on अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ध्यान से समझो, कहता है भाई साहब IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, एल्केन के IUPAC नामाकरण में विच, जिसमें वी हम लोग सेलेक्ट चुनते हैं द सब्स्टिट्यूएंट शाखा को ऑन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बड़े अक्षरों के हिसाब से। किसके हिसाब से, बड़े अक्षरों के हिसाब से। जैसे हम आपको एग्जाम्पल पेश करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूल समझिएगा, यहाँ पे रूल्स तीसरा आ जाता है, पहले रूल्स तीसरा लिख लो तभी तीनों एग्जाम्पल एक ही बार समझ में आ जाएगा। पहले हम क्या लिखे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई RFPD ऑन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट
कार्बन चेन। मतलब कहने का अर्थ है भाई साहब सर्वप्रथम कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुनते हैं, सही है। और लंबी श्रृंखला चुनने के बाद बुआ हो देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर, किसके लिख लेते हैं RFPD ऑन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या लिखते हैं RFPD ऑन अल्फा, अप्लाई RFPD ऑन लिख लो, अप्लाई RFPD ऑन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब बड़े अक्षरों के हिसाब से इसको सेलेक्ट करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, सही है। पर इसका नियम अगर फेल हो जाए अल्फाबेटिकल ऑर्डर, है ना, अप्लाई RFPD ऑन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उसके बाद हम देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के तहत किसको, तो ऑन सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट मिला देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट, सही है। बुआ हो अगर ये नियम फेल हो जाता है तो गो बाई आइदर साइड चलते हैं। क्या चलते हैं, गो बाई आइदर साइड, बड़े अक्षरों के हिसाब से चलते हैं। देखो तो बड़े अक्षरों के हिसाब से कैसे चलते हैं, एग्जाम्पल पेश करते हैं। क्या करते हैं, एग्जाम्पल पेश, पूरा रूल बाद में समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखो CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH CH2 CH3, सही है। देखो तो भाई साहब सर्वप्रथम कार्बन की हम लंबी श्रृंखला को चुनते हैं। किसको चुनते हैं, कार्बन की लंबी श्रृंखला को। और लंबी श्रृंखला चुनने के बाद भाई साहब 2 गो सब्स्टिट्यूएंट आ गया। क्या आ गया, 2 गो सब्स्टिट्यूएंट। और इसका भी नाम है मिथाइल। क्या नाम है, इसका भी नाम है मिथाइल। और इसका भी नाम क्या भाई साहब, तो इसका भी नाम है मिथाइल, ठीक है। अब बुआरे इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए हम लोग पहले लोकेंट नंबर को ध्यान देते हैं। कौन नंबर को, लोकेंट नंबर को, कि बुआरे ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इधर से पहले है कि उधर से पहले है। तो इधर से देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इधर से देखिए तो भाई साहब 3 के बार है, ये 3 पर है और 5 पे है, 3 और 5 पे है। और इधर से देखते तो 1 2 3, 3 पर है और 5 पे है। तो यह नियम फेल हो गया, इफ फेल, यह नियम फेल हो गया ना भाई साहब। तो गो बाई आइदर साइड, जेमर से मन होगा उमर से, तो एमरे से करेंगे कोनो एक साइड से। और 2 रहता है तो 2 के लिए डाई, वो भी नियम आप लिख लेंगे। मोनो मतलब 1 होता है, मोनो मतलब आपका 1 होता है। अब भाई साहब डाई मतलब होता है 2, ट्राई मतलब होता है आपका 3, और टेट्रा मतलब होता है भाई साहब आपका 4, है ना। टेट्रा मतलब होता है आपका 4, पेंटा मतलब होता है 5, हेक्सा मतलब होता है 6। जब सब्स्टिट्यूएंट 1 से अधिक आ जाए तो ये नियम का प्रयोग करते हैं, सही है। चलो अब यहाँ पे देखो मिथाइल किस किस पर है, तो एक 3 पर है और एक 4 पर है। तो बुआरे 3, 4 और 2 गो मिथाइल एक साथ है, तो 2 के लिए यहाँ डाई लगाएंगे, देखते जाओ। तो बुआरे यहाँ हो जाएगा बुआरे डाई मिथाइल। क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल। और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 7 गो है, तो 7 के लिए हो जाएगा हेप्टेन। क्या हो जाएगा, हेप्टेन। तो 3 4 डाई मिथाइल हेप्टेन। इसका हम नोमेनक्लेचर के तहत कुछ रूल और बचा है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, सही है। उम्मीद करते हैं आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बढ़िया, वेल डन।